दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5, जो भले ही शुरुआत में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहानी से लेकर क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छी तरह से बैंड किया गया है। तो चलिए बिना कोई स्पॉइलर दिए सीधा शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2000 साल पहले राकावरम नाम के एक गांव से। यहाँ गांव वालों को हर कुछ समय के बाद 3 खास संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत होता है गांव में रखी एक विशेष ग्रंथ का अपने आप हिलना। कुछ दिनों के बाद दूसरा संकेत आता है, आसमान से एक उल्का गिरती है। इसके बाद तीसरा संकेत दिखता है, गांव के पास बने एक विशाल किले के नजदीक पड़ा एक बहुत ही बड़ा पत्थर अचानक जमीन से ऊपर उठने लगता है। जब भी ये तीनों संकेत दिखाई देते, गांव वाले जान जाते कि किला फिर से नरबली मांग रहा है। वो कुछ जानवरों का गोश्त और दूसरी चढ़ावा जैसी चीजें तैयार करते हैं और एक चुने हुए व्यक्ति के हाथों से सब उस किले के अंदर भेजा जाता है। हर बार गांव वालों में से ही किसी एक का नाम निकलता, जिसे इन सामानों के साथ किले के दरवाजे तक जाना होता। जैसे ही वो व्यक्ति किले के गेट के पास पहुंचता, भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता। वो अंदर चला जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक समय पर गांव वालों ने एक छोटी बच्ची तक को बलि के लिए उस किले में भेज दिया। लगातार यूं ही नाम चुनकर किसी न किसी को किले में भेजा जाने लगा। लगभग 1500 साल बाद प्रताप रुद्र वर्मा नाम के राजा ने तय किया कि इस क्रूर परंपरा को अब रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये अनंत काल तक चलती रहेगी। तभी एक आदमी राजा के पास आकर बताता है कि उसने उस किले के अंदर जाने का एक और गुप्त रास्ता खोज लिया है। ये सुनते ही प्रताप अपने सैनिकों के साथ रातों रात उस पीछे वाले रास्ते से किले के अंदर घुस पड़ता है। अंदर जाते ही राजा और उसके सैनिक किसी भयंकर शक्ति से टकरा जाते हैं और जमकर युद्ध होता है। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि सारे के सारे सैनिक मारे जाते हैं, यहाँ तक कि खुद राजा प्रताप भी वहीं मारा जाता है। उनमें से एक भी जिंदा बाहर नहीं लौट पाता, क्योंकि उस किले के भीतर एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस रहता था, जो इंसानों की बलि स्वीकार करता था। किले के बाहर मंत्री प्रताप के बेटे से कहने लगता है कि युवराज, आपके पिता ने जो गलती की है वैसी भूल आप मत दोहराइए। ये हमारी प्राचीन गांव की परंपरा है, इसे वैसे ही चलते रहने दीजिए। इस तरह वो पूरे काम यानी किले को बलि भेजने की जिम्मेदारी प्रताप के बेटे को सौंप देता है। इसके बाद कहानी सीधे प्रेजेंट डे यानी 2026 पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कुछ गाँव वालों से भरी एक शादी वाली बस दिखाई देती है। ये लोग मिलकर किसी शादी में शामिल होने जा रहे होते हैं। इसी बस में हम एक लड़के को देखते हैं, नाम है वीर बाबू, लेकिन अपना नाम देहाती लगने की वजह से वो खुद को स्टाइल में वीरू कहलवाता है। वीरू अभी अभी अमेरिका से अपने गांव लौटा है। गांव के इस सफर में उसका बचपन का दोस्त बालू भी होता है। वीरू बस में बैठे बैठे सभी गांव वालों से मिलकर हाय हेलो करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसी बस में चारी नाम का एक बड़ा पंडित भी बैठा होता है, जो वीरू से पूछता है कि अचानक यहाँ कैसे टपक पड़े। शर्माते मुस्कुराते वीरू बताता है कि उसने एक लड़की से प्यार किया है, उसे प्रपोज करने ही यहाँ आया है, और वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो गई तो शादी करके पत्नी को साथ अमेरिका ले जाएगा। चारी मजाक में पूछता है कि तुम्हें पसंद करने वाली वो बेवकूफ लड़की कौन है। वीरू फक्र से कहता है, सुकन्या। अब ट्विस्ट ये है कि बस में बैठे ये सारे लोग उसी सुकन्या की शादी में शामिल होने जा रहे होते हैं। बस की छत पर भी शादी का पोस्टर लगा है, जिस पर सुकन्या की फोटो है। लेकिन वीरू को तेलुगु पढ़ना नहीं आती, इसलिए उसे इस बात की भनक तक नहीं है। उसका दोस्त बालू बार बार इशारों में समझाने की कोशिश करता है, मगर वीरू उसकी एक नहीं सुनता। चारी भी बालू से बोलता है कि थोड़ा सब्र रखो और चुपचाप मजे लेने दो। अब पूरे रास्ते वीरू बालू और चारी को सुकन्या के बारे में बताता रहता है कि कैसे वो उससे प्यार करती है, उन्होंने क्या क्या बातें की, वगैरह वगैरह। जब बस अपनी मंजिल पर पहुंचती है और वीरू नीचे उतरकर पोस्टर देखता है, तो उस पर साफ साफ सुकन्या की फोटो लगी होती है। अब ये देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि सुकन्या उसी दिन किसी और से शादी कर रही है। वो तुरंत सुकन्या के पास पहुंचकर पूछता है, बेबी तुम शादी क्यों कर रही हो। सुकन्या उसे एक तरफ कोने में ले जाकर कहती है कि उसे सरेआम बेबी बेबी कहकर मत बुलाए, लोग क्या सोचेंगे। वीरू उसे याद दिलाता है कि अरे फोन पर वही खुद उसे कहती थी कि नाम से नहीं बेबी कहकर पुकारे। सुकन्या बहाना बनाती है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है और माँ बाप के दबाव में उसे मजबूरन ये शादी करनी पड़ रही है। तभी सुकन्या के माता पिता बाहर आकर वीरू को देखते हैं और खुशी से कहते हैं,
अरे देखो, सुकन्या का भाई भी आ गया। असल में जब वीरू अमेरिका में था तब वो अक्सर सुकन्या के लिए गिफ्ट भेजता रहता था और सुकन्या ने अपने घर वालों से कह के रखा था कि वीरू उसका भाई है। मतलब यार, हद ही हो गई। खैर, अब वो वीरू से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे माफ कर दे और कम से कम शादी का खाना खाकर जरूर जाना। थोड़ी देर के बाद वीरू अपने दोस्त बालू से कहता है कि उसने सुकन्या की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देखा है। वो प्लान बनाता है कि किसी तरह इस शादी को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है कि सुकन्या आज भी उसे प्यार करती है। इतना रिक्वेस्ट करने पर बालू वीरू को लेकर पंडित चारी के घर पहुंचता है। चारू की 2 संतानें होती है, बेटी शुभ लक्ष्मी और एक छोटा बेटा। ये परिवार ज्योतिष का काम करता है। बालू वीरू से कहता है कि शुभ लक्ष्मी वशीकरण जानती है, जिससे वो सुकन्या को अपने वश में कर सकता है और बाद में उससे शादी कर सकता है। वो शुभ लक्ष्मी को बुलाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि इसी बीच वीरू और बालू क्यूरियसनेस के चलते एक कमरे में झांक कर देखते हैं। अंदर चारी और गांव का सरपंच अपने बेटे के साथ बैठे होते हैं। चारी सरपंच से कह रहा होता है कि उसे लग रहा है कि उसके गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सरपंच पूछता है कि क्या हमारे पूर्वजों की कही बात सच साबित होने वाली है। चारी अनिश्चित लहजे में कहता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी हो हमें पहले से तैयार रहना होगा। उसे चिंता है कि गांव पर वो पुराने संकेत कब दोबारा से प्रकट होंगे। सरपंच परेशान है कि अगर सच में ऐसा समय आया तो गांव वालों को ये सब कैसे समझाया जाएगा और क्या वो लोग इन बातों पर भरोसा भी करेंगे या नहीं। इस तरह दोनों मिलकर अपने गांव पर मंडराते इस अनजान खतरे के बारे में चर्चा करते रहते हैं। इसी दौरान शुभलक्ष्मी वीरू और बालू के पास आ जाती है और वीरू को देखते ही वो पहचान लेती है। वो कहती है, अरे वीरू, तुम आओ, तुम्हें तो बचपन में देखा था। वीरू सीधे मुद्दे पर आकर कहता है कि अब इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है। वो सुकन्या से प्यार करता है और वो उसकी होनी चाहिए। शुभलक्ष्मी उसे समझाती है कि अगर एक लड़की चली गई तो दूसरी जरूर आएगी, लेकिन वीरू चिढ़कर बोलता है कि ज्यादा ज्ञान मत दो, बस ऐसा कुछ करो कि सुकन्या उसी की हो जाए। तब शुभलक्ष्मी उसे एक काजल की डिब्बी देती है और बताती है कि अगर वो ये काजल सुकन्या की कमर पर लगा दे तो वो उसे पसंद करने लगेगी। वीरू बहुत ही खुश होकर तैयार शैयार होकर काजल की डिब्बी को लेकर शादी में पहुंच जाता है। इस बीच वो कई बार कोशिश करता है कि सुकन्या की कमर पर काजल का टीका लगा दे, मगर हर बार नाकाम रहता है। फिर आखिर रात में जब सुकन्या तैयार होने के लिए एक कमरे में जाती है तो वीरू उसी कमरे में चुपके से जाकर जल्दी से उसकी कमर पर काजल लगा देता है और बाहर आकर बालू से शादी की बातें करने लगता है। बालू, मैंने तो टीका लगा दिया, अब मेरी शादी यही होगी या कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा? वही मंगलसूत्र चलेगा या नया खरीदना पड़ेगा? सुकन्या मेरे पास भागते हुए आएगी या आराम से चलते हुए? लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि वीरू ने काजल का टीका सुकन्या को नहीं बल्कि उसकी मां को लगा दिया था। ये देखकर वीरू और बालू के तो होश ही उड़ जाते हैं। भाई, किस्मत ही खराब है। मतलब बालू उसे डांटता है कि तूने क्या कांड कर दिया भाई, तू दामाद बनना चाहता था और ससुर बन गया। बेचारे वीरू की आंखों के सामने ही सुकन्या की शादी हो जाती है। ये सदमा वीरू से बर्दाश्त नहीं होता। वो दारू की बोतल उठाकर जमकर पीने लगता है और नशे में इधर उधर भटकते हुए रोता है, अरे सुकन्या, तुमने मेरे प्यार पर पानी क्यों फेरा? अब सुबह होते होते उसके पास शुभलक्ष्मी आती है और वही बात दोहराती है कि एक लड़की के लिए इतना क्यों रो रहा है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, शायद उसके लिए कहीं और कोई अच्छी लड़की लिखी हो। वीरू उल्टा बोलता है कि दारू मैंने पी है और नशा तुम्हें चढ़ रहा है। यहाँ यह भी साफ होता है कि सुब्बू यानी शुभलक्ष्मी बचपन से ही वीरू को पसंद करती थी और आज भी करती है, लेकिन वीरू उसके इशारे बिल्कुल नहीं समझता। तभी सुब्बू का पिता यानी चारी वहां आता है और उसे घर ले जाने लगता है। जाते जाते सुब्बू वीरू से कहती है कि वो लेफ्ट वाला रास्ता मत लेना, राइट साइड से जाना। जब वीरू जाने लगता है तो रास्ते में एक औरत सामने आ जाती है। वीरू घबरा जाता है और बोल उठता है, ओ स्त्री, तुम कल आना, और चुपचाप वहां से खिसक जाता है। वो बस गांव की एक सामान्य औरत होती है। थोड़ी दूर आगे जाकर वीरू के सामने 2 रास्ते आते हैं। उसे याद ही नहीं रहता कि सुब्बू ने किस तरफ जाने से मना किया था, तो वो गलती से उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जिस रास्ते पर उसे जाने से मना किया गया था। अब शॉकिंग तरीके से वो सीधे किले के पास पहुंच जाता है। तभी उसकी आंखों के सामने आसमान से एक उल्का गिरती हुई दिखाई देती है। उसी समय सरपंच के घर पर कोई दरवाजा पीटता है। वो नींद से उठकर देखता है तो पता चलता है कि घर का दरवाजा नहीं बल्कि अलमारी का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा है।
दरअसल उसी अलमारी में उनके पूर्वजों की पवित्र ग्रंथ रखी है जो अपने आप हिलने लगी। इस गांव के लिए ये पहला संकेत है और उल्का गिरना दूसरा संकेत। ये सब देखकर सरपंच घबरा जाता है और समझ जाता है कि उनके पूर्वजों की चेतावनी सच साबित हो रही है। सरपंच उसी राजा की वंश परंपरा से है। कभी पुराने समय में उस राजा ने अपने बेटे को ये सब बातें समझाकर गांव की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसी तरह सरपंच के पिता भी उसे ये सब बताकर दुनिया से गए थे कि 3 संकेत दिखने के बाद गांव में से एक व्यक्ति को बलि के लिए किले में भेजना होगा। अगर बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा और किले में रहने वाला राक्षस बाहर आकर पूरे गांव को शमशान बना देगा। नियम यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति किले के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से वीरू वहां तक पहुंच चुका है। उसे समझ नहीं आता कि अब किस तरफ जाए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर सुबह होते ही खबर फैलती है कि किले के पास किसी की लाश पड़ी है, तो सारे गांव वाले वहां दौड़ पड़ते हैं। एक लोकल पुलिस वाला भी जांच के लिए पहुंचता है। उसे वहां जमीन पर एक फटे हुए शर्ट का टुकड़ा मिलता है। उसी किले के पास बेहोश हालत में वीरू भी पड़ा होता है। पुलिस वाला और गांव वाले मिलकर सोच लेते हैं कि वीरू मर चुका है। तभी अचानक वो होश में आने लगता है। उसके पास भी उसी शर्ट का दूसरा टुकड़ा होता है। गांव का एक आदमी पहचान कर कहता है कि अरे ये तो सोमू की शर्ट है और सोमू तो कल रात से गायब है। सभी शक करने लगते हैं कि शायद वीरू ने ही सोमू को मार दिया होगा। वीरू पुलिस वाले को सफाई देता है कि वो किसी को क्यों मारेगा, वो तो सोमू को जानता तक नहीं, सिर्फ शादी में आया था और पता नहीं कब क्या हो गया। तभी गांव का एक और आदमी आकर पुलिस से कहता है कि क्या वो गांव के नियम भूल गया है, उसे सबको पंचायत के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद सारे लोग पंचायत पहुंचते हैं जिसकी अगुवाई सरपंच का बेटा करता है। पुलिस वाला पंचायत के सामने ये बात रखता है कि वीरू ने सोमू को मार दिया क्योंकि खून से लथपथ उसकी शर्ट का एक टुकड़ा वीरू के पास मिला। वीरू बार बार कहता है कि उसका सोमू से कोई लेना देना नहीं है, वो उसे जानता तक नहीं, उसे देख तक नहीं पाया और खुद नहीं जानता कि शर्ट का टुकड़ा उसके पास कैसे आया, जबकि वो तो इस गांव में सिर्फ एक दिन के लिए आया है। तभी सोमू की बीवी वहीं आकर रोते हुए आरोप लगाती है कि वीरू ने ही उसके पति को मारा है और पंचायत से गुहार लगाती है कि वो ही उसे न्याय दिला सकते हैं। उसी समय सुब्बू आकर कहती है कि सोमू तो 2 दिन से गायब है, तो 2 दिन से गायब आदमी को वीरू कैसे मार सकता है, जबकि वीरू तो कल ही गांव में आया है। सोमू की बीवी फिर भी जिद पर अड़ी रहती है कि उसे बस अपना पति वापस चाहिए, बाकी कुछ नहीं सुनना। गांव वाले भी शोर मचाने लगते हैं कि गलती वीरू की ही है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। आखिर में सरपंच का बेटा फैसला सुनाता है कि वीरू का पासपोर्ट जब्त किया जाए और जब तक सोमू का पता नहीं चलता तब तक वीरू को सोमू की बीवी की मदद करनी होगी और कोई भी गांव वाला वीरू की सहायता नहीं करेगा। साथ ही हर रोज वीरू को सोमू की पत्नी को 200 रुपए देने होंगे। फैसले के अनुसार वीरू की अपनी दादी भी उसकी मदद से पीछे हट जाती है। बेचारा वीरू अपने ही कपड़े खुद धोने को मजबूर हो जाता है। इस गांव में उसका एकमात्र सहारा वही दादी है। जब वो सब्जियां लेने बाजार जाता है तो कोई दुकानदार उसे सामान देने को तैयार नहीं होता। हर रोज सोमू की बीवी उसके पास आती है, उससे 200 रुपए लेती है और उन्हीं पैसों से दारू पीती रहती है। अब वीरू की हालत को देखकर सुब्बू उसकी इनडायरेक्टली मदद करने लगती है। वो खुद बाजार से सब्जियां खरीद कर उसके लिए रख देती है। एक दिन वो बालू को बुलाकर बताती है कि उसने पता लगाया है कि सोमू को आखिरी बार गंगैया दादाजी ने देखा था। इसके बाद सोमू के बारे में पूछताछ करने के लिए वीरू और बालू उस बूढ़े गंगैया के पास जाते हैं। अब गंगैया की दिक्कत यह है कि वो काफी ऊंचा सुनता है और उसके गले से दारू उतारने के बाद ही उसे कुछ ठीक से सुनाई देता है। इसलिए वीरू उसे दारू पिलाना शुरू कर देता है ताकि उसे जानकारी निकाली जा सके। मगर गंगैया सोमू के बारे में सीधा कुछ बताने के बजाय हर बार इधर उधर की बातें करता रहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो सच बता देगा कि सोमू को कहां और किसने देखा तो वीरू दारू देना बंद कर देगा। इस तरह रोज यही सिलसिला चलता है, फुल दारू, फालतू बातें और फिर टल्ली होकर सो जाना। एक दिन अचानक गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। सिर्फ मरते ही नहीं बल्कि उनके शरीर से सारा मांस गायब है और केवल हड्डियां बची रहती हैं। ये भी गांव के लिए एक संकेत होता है। ये दृश्य देखकर सरपंच बुरी तरह से डर जाता है और समझ जाता है कि बलि देने का समय अब बहुत ही करीब है। उसी रात वीरू वहीं अकेला उदास बैठा होता है। तभी सुब्बू उसके पास आती है। वीरू उसे अपना दुख सुनाता है कि कैसे वो गांव में आया तो सुकन्या ने उसे छोड़ दिया
फिर उसका पासपोर्ट चला गया और ऊपर से बोनस में मर्डर का इल्जाम भी लग गया। वीरू को संभालने के लिए सुब्बू उसका हाथ देखकर हथेलियों की रेखाएं पढ़ने लगती है और कहती है कि बहुत ही जल्द उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और उसकी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आने वाली है। वो इनडायरेक्टली खुद की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन वीरू उसके प्यार वाली बातें समझ ही नहीं पाता। अगले दिन सुब्बू वीरू के लिए लगभग सारे काम करने लगती है। अपने घर से खाना बनाकर उसके दरवाजे के पास रख देती है, तरकारी छोड़ जाती है, उसके कपड़े तक धो देती है। वीरू को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कर कौन रहा है, लेकिन बालू उसकी हरकतों से समझ जाता है कि सुब्बू वीरू को लाइक करती है। इधर वीरू की सजा खत्म होने में बस एक दिन ही बचा होता है। बालू उसे बताता है कि सुब्बू उसे प्यार करती है और समझाता है कि अब सुकन्या को भुला दे, वो अपनी जिंदगी में खुश है। अब वीरू के लिए नई शुरुआत का वक्त है सुब्बू के साथ। ये जानकर वीरू भी खुश हो जाता है और तय करता है कि कल वो सुब्बू को प्रपोज करेगा। उसी रात किले के पास तीसरा संकेत दिखता है। एक बड़ा सा पत्थर जमीन से ऊपर उठ जाता है। ये देखकर सारे गांव वाले वहां जमा होने लगते हैं। मौजूदा पीढ़ी के लिए ये सब नया है, जो कि कई साल बाद ये घटनाएं दोबारा से हो रही हैं। लेकिन सरपंच के पिता उसे पहले से ही ये सब समझा कर गए थे। गांव वाले पंडित चारू से पूछते हैं कि आखिर गांव में हो क्या रहा है। सरपंच समझाता है कि ये अंतिम चेतावनी है, अब गांव को एक बड़ा फेस्टिवल मनाकर किले को नरबली देनी होगी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। 2000 साल पहले गांव में एक अजीब बीमारी फैली थी, जिसे बहुत से लोग तड़प तड़प कर मरने लगे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था। गांव को बचाने के लिए उस समय के राजा ने काले जादू का सहारा लिया और एक राक्षस की मदद मांगी। उस राक्षस ने महामारी तो खत्म कर दी, लेकिन बदले में राजा से एक शर्त रखी। वो गांव पर 3 संकेत भेजेगा और जब भी ये संकेत दिखाई देंगे उसे मानव बलि चाहिए होगी। शर्त ये थी कि पूरे गांव से हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा किया जाए और जिस व्यक्ति का नाम बलि के लिए चुना जाए वही वो सारा प्रसाद लेकर किले के अंदर जाए। उस समय के राजा ने मजबूरी में ये डिमांड स्वीकार कर ली और तब से ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगर राक्षस को बलि ना दी जाए तो वो पूरे गांव का सर्वनाश कर देगा। अब प्रेजेंट में पंडित ये पूरी कहानी गांव वालों को सुनाता है। पहली बार ये सच्चाई सुनकर सारे गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। आधुनिक समय में इंसान की बलि देने की बात सुनकर सब इनकार करने लगते हैं, लेकिन सरपंच साफ कहता है कि लोग माने या ना माने ये काम होना ही पड़ेगा। गांव के एक व्यक्ति की बलि देनी ही होगी। दोस्तों, यहाँ कई लोगों को मेरी आवाज बैठी हुई सी या अलग सी लग रही होगी, पर सच यही है दोस्तों कि गला थोड़ा खराब है, क्योंकि भाई इंसान हूँ, एआई नहीं। लेकिन गला खराब है तो क्या हुआ, मूवी तो अच्छी है, इसलिए रुकूंगा नहीं। और आप भी अपने आप को मत रोकना। और 5000 कमेंट्स का इस वीडियो में टारगेट रख के आप मुझे बताना कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं। बस कमेंट में लिखिए विथ यू आई एम। चलिए कमिंग बैक टू द स्टोरी। उधर दूसरी तरफ वीरू को पता चलता है कि खुद सरपंच भी किले के पास गया था। ये सुनकर वो तुरंत किले के पास पहुंचता है और सरपंच के बेटे से सवाल करता है कि जब वो खुद वहां आया था तो उसे सजा दी गई, और जब वो लोग आए हैं तो उन्हें क्या सजा दी जाएगी। उसे अभी तक असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। बालू किसी तरह वीरू को समझा बुझाकर एक तरफ ले जाता है। फिर सरपंच का बेटा एक खास चाबी पत्थर में लगाकर घुमाता है तो जमीन में छुपा एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। अंदर से बहुत ही पुराने ग्रंथ निकाले जाते हैं, जिनमें गांव के परिवारों की वंशावली दर्ज है। इन्हीं नामों में से एक व्यक्ति को बलि के लिए चुनना होता है। गांव के सभी लोगों के नाम कागज की चिट्ठियों पर लिखे जाते हैं और उनमें से एक नाम रैंडमली निकाला जाता है। साथ ही ये नियम भी है कि 3 संकेत आते ही गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जा सकता। यानी ये पूरी तरह का एक ट्रैप बन चुका है। ये सब जानकर वीरू सोचता है कि कैसे अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है ये गांव। फिर उसी रात सरपंच, पंडित, चारी और कुछ लोग मिलकर बलि के लिए एक नाम चुनते हैं। थोड़ी देर के बाद वो गांव वालों के सामने जिस व्यक्ति का नाम घोषित करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा गंगैया होता है। ये जानकर वीरू बालू से बोलता है कि उन्हें किसी भी तरह से गंगैया दादाजी को बचाना होगा। दोनों मिलकर गंगैया को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद गांव में भव्य फेस्टिवल का माहौल बना दिया जाता है। बूढ़े गंगैया को लगता है कि लोग उसकी दूसरी शादी कराने वाले हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सुब्बू अपने घर पर पुराने कागज और चीजें चेक कर रही होती है। उसे पता चलता है कि इस मुसीबत से निकलने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है।
जिसकी बात उसने बचपन में ही अपने पिता से सुनी थी। लेकिन सरपंच और चारी जानबूझकर ये जानकारी गांव वालों से छुपाए हुए है। सुब्बू ये बात वीरू को बताने के लिए उसके घर पहुंचती है, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से लॉक मिलता है। उधर वीरू तय कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर गंगैया दादाजी को बचाएगा। वो कार्यक्रम के बीच से ही गंगैया को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, जबकि बालू उसे वापस बैठाने की कोशिश में लगा रहता है। उस उठा पटक में बेचारे गंगैया की वही जान निकल जाती है। असल में सरपंच ने गंगैया का नाम इसलिए चुना था कि वो बहुत ही बूढ़ा है, जिएगा भी तो कितने दिन, यही सोचकर उसे बलि के लिए चुन लिया गया था। लेकिन वो तो पहले ही बीच रास्ते में टपक गया। वैसे यार, मुझे ये गंगैया दादाजी के जाने से थोड़ा दुख हुआ। सरपंच का बेटा बताता है कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही दूसरा नाम भी चुनकर रख लिया था। फिर गांव वालों के सामने जो दूसरा नाम पढ़ा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि खुद वीरू का दोस्त बालू होता है। अपना नाम सुनते ही बालू के होश उड़ जाते हैं। सरपंच कहता है कि बालू तुरंत ज्योति यानी दिया बुझाकर किले के अंदर जाए। वीरू अपने दोस्त की तरफ से विरोध करता है कि वो लोग ऐसे कैसे उसे बलि के लिए भेज सकते हैं। बहस के दौरान गुस्से और ताव में आकर वीरू खुद ही उस ज्योति को अपने हाथों से बुझा देता है और कहता है कि पहले उसे यकीन दिलाओ कि किले के अंदर सच में राक्षस है, फिर वो खुद अंदर जाकर देखेगा। उसी पल किले के भीतर से बहुत भयंकर आवाजें गूंजने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर वीरू की तो सुसु निकल जाती है। अब नियम के मुताबिक जिस आदमी ने ज्योति बुझाई वही बलि के लिए जाएगा। सो वीरू को सजा धजाकर किले के पास भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच सुब्बू वहां पहुंचती है, लेकिन उसका पिता चारी उसे वीरू के पास जाने नहीं देता और जबरदस्ती घर वापस ले जाता है। उधर जब वीरू किले के विशाल दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो अपने आप खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि किला अंदर से कितना विशाल है। थोड़ी दूर चलने पर उसके सामने तरह तरह के खतरनाक ट्रैप्स आने लगते हैं, बिल्कुल एडवेंचर फिल्म की तरह। किस्मत से हर बार वो किसी तरह इन जालों से बच निकलता है। आखिरकार वीरू एक मेन स्पॉट पर पहुंचता है जहां उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद वही राक्षस उसके पीछे आ रहा है। घबराकर वो राक्षस से रहम की गुहार लगाता है। राक्षस भैया, मैं तो कल ही अमेरिका से यहाँ आया हूँ। सुकन्या ने भी मुझे छोड़ दिया। रहम करके आप भी मुझे छोड़ दो। देखिए, आपके लिए इतना सारा खाना भी लाया हूँ। लेकिन शॉकिंगली उसके पीछे राक्षस नहीं बल्कि एक दूसरा इंसान खड़ा होता है, वही सोमू। वीरू हैरान होकर पूछता है कि वो कौन है, यहाँ कैसे आया और क्या कर रहा है। सोमू पहले झूठ बोलता है कि वो कोई बड़ा ऑफिसर है और चेकिंग के लिए आया है, लेकिन वीरू उसके फटे हुए शर्ट को देखकर पहचान जाता है कि यही सोमू है। असल में सोमू थोड़ा बहुत स्मगलिंग करने वाला आदमी है। वीरू उसे डांटता है कि उसकी सारी मुसीबतों की जड़ वही है। तब सोमू पूरे किस्से पर से पर्दा उठाता है। उस रात सोमू की बीवी उसे किले के पास लाकर अंदर जाने को कहती है, क्योंकि उसका मानना था कि किले के अंदर बहुत सारा सोना छुपा है और सरपंच गांव वालों से ये बात छुपा रहा है। वो किले के अंदर जाने के लिए एक गुप्त रास्ता भी ढूंढ चुकी थी। पहले तो सोमू अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन उसकी बीवी धक्का मुक्की करके उसे उस रास्ते से अंदर ठेल देती है। जब सोमू उसी सीक्रेट रास्ते से वापस बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह रास्ता ओनली एंट्री नो एग्जिट है। वो पिछले 10 दिनों से किले के अंदर ही फंसा हुआ भटक रहा होता है। सोमू वीरू से बोलता है कि बड़े वाले पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद है, लेकिन वो अकेला ये पत्थर हटा नहीं पाया। अब जब वीरू भी आ गया है तो दोनों मिलकर पत्थर हटाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दोनों मिलकर उस विशाल पत्थर को धक्का देने की कोशिश करते हैं। मजेदार बात यह है कि सोमू ने तो जैसे फिजिक्स पढ़ी ही नहीं। वो एक तरफ से धक्का दे रहा होता है और वीरू दूसरी तरफ से, तो भाई पत्थर हिलने से रहा। बाद में दोनों एक ही साइड से जोर लगाकर धक्का देने लगते हैं। तभी अचानक राक्षस वहां आ पहुंचता है, जिसका पूरा शरीर आग में जलता हुआ सा दिखता है। दोनों डर के मारे भागकर एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में छुप जाते हैं। वहीं दीवार पर वीरू को कुछ शब्द खुदे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसे तेलुगु पढ़ना नहीं आती, तो सोमू उन्हें जोर से पढ़ना शुरू करता है। इन लाइनों से पता चलता है कि 1000 साल पहले राजा प्रताप ने इसी राक्षस को मारने का प्लान बनाया था। एक तांत्रिक ने राजा को बताया था कि हर राक्षस के अंदर एक कमजोरी होती है और अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो उसे मारा जा सकता है। तांत्रिक ने सलाह दी थी कि सूरज उगने से पहले 2 खास चाकुओं से राक्षस पर वार करना होगा। ये कोई साधारण चाकू नहीं थे। राजा ने तांत्रिक से विशेष विद्या से बने 2 चाकू तैयार करवाए थे।
इसके साथ ही राक्षस को कमजोर करने के लिए तांत्रिक ने एक खास पाउडर भी बनाया था, जिसे अगर उस पर डाला जाए तो कुछ समय के लिए वो कमजोर पड़ जाएगा और तब उन चाकुओं से हमला किया जा सकता है। इसी बीच राजा का एक सैनिक सही मौके की तलाश में था। एक दिन उसने देखा कि किले में रहने वाला राक्षस बाहर निकला हुआ है और तभी उसे किले के अंदर जाने का दूसरा गुप्त रास्ता दिखाई देता है। यही बात वो सैनिक दौड़कर राजा प्रताप को बताता है। इसके बाद राजा अपने सैनिकों के साथ उसी गुप्त रास्ते से किले के अंदर घुसता है। उस समय राक्षस अपनी असली भयानक शक्ल में मौजूद होता है। मौका देखकर राजा उस राक्षस की पीठ में पहली चाकू घोंप देता है, लेकिन जैसे ही दूसरी चाकू से वार करने जाता है, राक्षस उसे दूर फेंक देता है। फिर आग की भयानक शक्ल में आकर वो राजा और उसके बाकी सैनिकों को भी मार डालता है। राजा का एक सैनिक किसी गुफा में छुपकर ये पूरी जानकारी दीवार पर लिख जाता है और वही उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस किले में एक और खास दरवाजा भी होता है, जिसे खोलने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। दोनों को एक ही समय पर दो अलग अलग चेन खींचनी होती है और तभी वो दरवाजा खुलता है। इसी गुफा में वीरू और सोमू को एक छोटा सा लॉकेट मिलता है, जिसके अंदर उस कमरे का मैप छुपा होता है। वो लॉकेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुलता ही नहीं। उधर सुब्बू का भाई कमरे का दरवाजा खोल देता है, जिसमें उसे उसके पिता ने बंद करके रखा था। तो सुब्बू अब वहां से बाहर निकल आती है। वो तेजी से किले की तरफ भागती है। किले के पास ही उसे बालू दिखाई देता है, जो निराश होकर वहीं बैठा हुआ है। दूसरी ओर वीरू और सोमू उस दूसरे चाकू की तलाश जारी रखते हैं। बातों बातों में वीरू अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। पहले सुकन्या के साथ रिलेशनशिप और अब उसका मन पूरी तरह से सुब्बू पर आ चुका है। वो प्लान बनाता है कि बाहर निकलते ही सबसे पहले सुब्बू को प्रपोज करेगा। तभी वीरू के सामने अचानक सुब्बू प्रकट हो जाती है, यानी उसे भी किले का पीछे वाला रास्ता पता होता है। वीरू उसे देखते ही कविता नुमा थोड़ी फालतू लाइनों के साथ प्रपोज करने लगता है। इसी बीच बालू भी वहीं पहुंच जाता है, जिसे देखकर वीरू और ज्यादा खुश हो जाता है कि अब चारों मिलकर आसानी से भाग निकलेंगे। एक धक्का और आता है। बालू के साथ एक और सुब्बू खड़ी होती है। ये देखकर वीरू और सोमू के होश उड़ जाते हैं कि एक साथ दो दो सुब्बू कैसे। तभी दूसरी सुब्बू अपनी असली शक्ल दिखाती है। वो दरअसल चुड़ैल यानी पिशाचिनी होती है। ठीक उसी वक्त असली सुब्बू बीच में एक रस्सी डाल देती है, जिससे वो चुड़ैल वीरू का हाथ छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। सुब्बू सभी को समझाती है कि वो पिशाच है जो इंसानों को बहला फुसलाकर राक्षस के लिए बलि के रूप में अंदर भेजती है। फिर सुब्बू वीरू को दूसरा रास्ता भी साफ साफ बताती है, वही तांत्रिक द्वारा बताया गया दो चाकुओं से राक्षस को मारने वाला तरीका। वीरू और सोमू ये बात पहले ही दीवार की लिखावट से पढ़ चुके होते हैं। अब उन्हें बस दूसरी चाकू ढूंढनी है। वो सुब्बू को लॉकेट दिखाते हैं। सुब्बू उसे देखकर बताती है कि उस पर कुछ सिंबल्स उकेरे हैं और खास क्रम में सिंबल्स मिलाने पर ही लॉकेट खुलेगा। वो जोड़ती है कि आज अमावस्या है, तो इसी मौके पर कुछ चिन्हों का मेल बैठाना आसान होगा। सही कॉम्बिनेशन से मिलते ही लॉकेट खुल जाता है और उसके अंदर बचा हुआ मैप मिलता है। नक्शे को देखकर मालूम पड़ता है कि उस खास दरवाजे की दो चाबियां आखिर रखी कहाँ हैं, एक ईस्ट साइड में और दूसरी वेस्ट साइड में। तय होता है कि ठीक 4:30 बजे दोनों जोड़ी चैन एक साथ खींचेंगे। वीरू और सुब्बू एक तरफ निकलते हैं, जबकि बालू और सोमू दूसरी तरफ। चैन को ढूंढते ढूंढते सोमू और बालू के सामने वही पिशाचिनी फिर से आ जाती है, लेकिन सौभाग्य से वो जादुई रस्सी के दूसरी तरफ होती है, जिसे वो पार नहीं कर सकती। इधर वीरू और सुब्बू भी अपनी दिशा में खोजते खोजते एक जाल में फंस जाते हैं। काफी जद्दोजहद के बाद ये चारों किसी तरह 4:30 बजे समय पर अपनी अपनी चेन तक पहुंच जाते हैं और एक साथ खींचते ही मेन दरवाजा खुल जाता है। ये सीन काफी इंटेंस और बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। इसके बाद चारों अलग अलग कमरा ढूंढते हुए अंदर जाते हैं और वहां दूसरी चाकू की तलाश शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां सालों पहले प्रताप और उसके सैनिकों ने राक्षस से मुकाबला किया था। खोजते खोजते उन्हें वो जादुई पाउडर भी मिल जाता है, जिससे राक्षस को कुछ समय के लिए कमजोर किया जा सकता है। थोड़ी देर के बाद इत्तेफाक से दूसरी चाकू भी वीरू के हाथ लग जाती है। उसी समय उनके सामने ब्रह्म राक्षस भी आ धमकता है। अब चारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि पीछे से जाकर चाकू उसके शरीर में घोंप दे। राक्षस के एक झोंके से ही ये चारों इधर उधर उड़कर गिरते रहते हैं। वो जादुई पाउडर भी उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं कर पाते। यहाँ लंबी और थकाने वाली फाइट चलती है। वीरू ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, इस बार वो राक्षस को खत्म किए बिना नहीं रुकेगा।
मौका देखकर वो उसके ऊपर पाउडर फेंकता है और फिर चाकू से वार करने बढ़ता है, लेकिन स्टैब करने के बजाय वो पहले से धसी हुई चाकू निकाल देता है। जब राक्षस चारों पर दोबारा से हमला करने ही वाला होता है, तभी वीरू उसे एक पाजेब यानी पायल दिखाता है। ये देखकर राक्षस का गुस्सा अचानक से रुक जाता है और वो हमला नहीं करता। फिर सीन फ्लैशबैक में लौटता है। कई साल पहले जब गांव वालों ने एक छोटी बच्ची को बलि के लिए किले में भेजा था, तो राक्षस ने उसे नहीं मारा था। उसके ऊपर उसे दया आ गई थी। उसने उसे अपनी ही बेटी की तरह गोद ले लिया था और उसकी परवरिश करने लगा था। बच्ची भी उसके साथ खुशी खुशी रहती और देखते ही देखते वो 6 साल की हो गई। एक दिन राक्षस उसके लिए पाजेब यानी पायल लाकर उसके पैरों में पहनाता है। वो अक्सर रात को बच्ची को किले से बाहर भी घुमाने ले जाया करता था। इसी दौरान एक रात राजा के सैनिकों ने उसे बच्ची के साथ बाहर देखा और जाकर राजा को खबर दी। राजा सैनिकों के साथ तुरंत राक्षस पर हमला करने निकल पड़ा। उसी झड़प में बच्ची एक तीर लगने से मर जाती है। राक्षस उसकी लाश को देखकर टूट जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर प्रताप उसकी पीठ में पहली चाकू घोंप देता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट में राक्षस पाजेब को देखते ही उसी बच्ची को याद करता है और दुखी होकर वहां से गायब हो जाता है। बानो वीरू से पूछता है कि उसने राक्षस को क्यों नहीं मारा। वीरू बताता है कि जब वो पहली बार किले के अंदर आया था तो उसे छोटे छोटे खिलौने और चीजें दिखी, जिससे उसे समझ में आ गया था कि जिस बच्ची को कभी बलि के नाम पर भेजा गया था वो असल में मरी नहीं, बल्कि राक्षस ने उसे गोद ले लिया था। तभी उसने फैसला कर लिया कि उसे मारने के बजाय उसे उसके दर्द और श्राप से मुक्त करना ही ज्यादा सही होगा। इसके बाद वो चारों वापस गांव लौटते हैं और सबके सामने अंदर हुई पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और यहीं पर फाइनली ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस गांव के सरपंच होते तो क्या आप भी नर बलि वाला नियम मानते या जिंदगी दांव पर लगाकर सिस्टम बदलने जाते? अपना जवाब जरूर कमेंट में लिखना। सही जवाब को मैं पिन करूंगा। और हाँ, 5000 कमेंट्स का टारगेट भी भूलना मत। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखना विथ यू आई एम। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली कहानी मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।